हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल नया सा टॉपिक लेकर चल रहे हैं और यह हमारा जो टॉपिक है वो रेलवे के बच्चों के लिए, क्योंकि जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हमारा हुआ था हाल ही फिलहाल में, जिसका भी आंसर शीट आया है, तो इसी सारे आंसर शीट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो आंसर शीट का जो पार्ट है वो हमारा जीके जीएस का पार्ट होने वाला है। इसके बाद फिर हम मैथ और रीजनिंग के भी पार्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के क्वेश्चन को। तो चलेंगे दोस्तों, उसी में हमारा जो सवाल नंबर 2 आपको दिख रहा है इसको देखेंगे और हर सवाल को यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे, जो इसके अलावा भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दोस्तों आपसे कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके 22 दिसंबर को। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटा दिन नहीं, आपसे पूछ दे सबसे बड़ा दिन, कि भारत में किस दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है, तो आपको आंसर क्या देना होगा दोस्तों। सबसे बड़ा दिन जो भारत में माना जाता है वो माना जाता है 21 जून को। कई बार ये सवाल पूछेंगे दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा दिन किस दिन को माना जाता है। उसका करेक्ट आंसर होंगे 21 जून को, और सबसे छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर को, सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को। बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे जो अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये सवाल कई बार रिपीटेड है और इसके जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। यानी लॉर्ड रिपन साहब को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपसे करंट अफेयर का नॉलेज जानना चाह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपको होने वाले हैं वो है इंदिरा गांधी या इंदिरा आवास योजना। इसी योजना को नाम बदल करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम दिया गया है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे 2-3 पॉइंट जो जुड़े हुए हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि वो भी सवाल कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्पेस है यानी खाली जगह की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी घटना के बाद अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस कर दी थी। 4 घटना आपके नीचे दिए गए हैं, चारों घटना में से कोई एक घटना आपके सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपके जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड, भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था तो इससे आहत होकर के रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने नाइटहुड की उपाधि, जिसे सर की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है, सर की उपाधि यानी नाइटहुड उपाधि को सर की उपाधि भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि जो है वो उन्होंने वापस कर दिया था। अब एक सवाल और बनते हैं यहाँ पे कि रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था। नोबेल पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था। इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों वो 3 जून 1915 3 जून 1915 ईस्वी को इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से चलेंगे आज के अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन डॉटेड शहर से शुरू हुआ था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ था। अब यहाँ से होता है ये सवाल उठता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किनके बीच हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी एवं ब्रिटिश शासक के बीच हुआ था। ब्रिटिश शासन के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये जो घटना हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये घटना कब हुआ था,
या ये जो नारा दिया गया था ये कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ये डेट आप याद रखेंगे, ये डेट आपसे कई बार पूछे गए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था, ठीक है। और ये जो हुआ था दोस्तों, ये किस अधिवेशन में हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो बैठक था, जो सत्र था, उसी सत्र में ये डिसीजन लिया गया था। कौन से? फिर से याद करेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सत्र थे, जो मुंबई में बैठक हुई थी, उसकी बैठक में ये निर्णय लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। और ये आंदोलन आपके हुए थे 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे पॉइंट, कभी भी कुछ पूछा जा सकता है आपसे। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे तो देखेंगे दोस्तों, ये सब के सब सवाल कई बार पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 में दिए गए हैं कि पुस्तक विष्णु शर्मा, ये कई बार आपके आए हैं, बहुत बार मोस्टली आपके आते रहते हैं ये सवाल कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, मतलब कौन से जो पुस्तक है वो विष्णु शर्मा ने लिखा था। तो अब यहाँ से हर किताब के राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि सब पूछे गए। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लेखक है चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम है कौटिल्य। और ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। और इन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी, लेकिन अर्थशास्त्र वो नाम से लगता है कि इकोनॉमिक की किताब होगी, लेकिन ये राजनीतिक की किताब थी, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र जो थी वो राजनीतिक की किताब थी, लेकिन नाम से आपको लग रहा है कि वो अर्थशास्त्र की पुस्तक होगी। तो आपको कई बार सवाल ये भी पूछे गए हैं कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है? तो राजनीति से संबंधित पुस्तक है। और इसके राइटर कौन है? तो चाणक्य या कौटिल्य, या इसका एक और नाम है विष्णुगुप्त, ये भी आप लिख लेंगे, विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम थे आपके चाणक्य साहब के, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। अब यहाँ से होता पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यही है पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। और यहाँ से इसके सही जवाब जो है वो यही है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अब यहाँ से होता है दोस्तों इंडिका। इंडिका किसका लिखा हुआ है? इंडिका के जो लेखक थे वो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज। इंडिका जो पुस्तक लिखा गया था वो मेगास्थनीज ने लिखा था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। फिर यहाँ से एक और किताब है दोस्तों, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कौन लिखे थे? तो कलहन। और ये सवाल भी कई बार आए हैं कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। फिर कई बार सवाल आया है आपसे कि कलहन जो है कहाँ का इतिहास है? तो कलहन जो किताब लिखा गया है इसमें जम्मू और कश्मीर का इतिहास को लिखा गया है, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर का इतिहास इसमें मेंशन है, जो आपके कलहन साहब ने राजतरंगिणी लिखा था, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपके कई सवाल बनते हैं, सभी सवालों का जवाब आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ से जो सवाल नंबर 10 है दोस्तों, यहाँ से दिख पा रहा होगा कि लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है, यानी लाई डिटेक्टर का दूसरा नाम क्या है? तो लाई डिटेक्टर का दूसरा नाम जो है वो पॉलीग्राफ है, ठीक है। तो पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर का ही दूसरा नाम है। अब ये मसला उठता है कि पॉलीग्राफ का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? तो पॉलीग्राफ जो था उसका आविष्कार आपको 1921 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि पॉलीग्राफ का आविष्कार कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। फिर ये भी पूछ सकता है आपसे कि पॉलीग्राफ का जो आविष्कारक थे वो कौन थे? तो पॉलीग्राफ के जो आविष्कारक थे वो थे आपके जॉन अगस्टस। जॉन अगस्टस ने आपके पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर उपकरण का आविष्कार किया था। तो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे। फिर आपके हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो अभी किसी भी आदमी का मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यही आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। मतदान करने की जो उम्र थी वो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। अब सवाल यहाँ से उठता है कि 18 वर्ष कब किया गया? तो मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। वो कब किया गया था? तो वो 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में 62वें
संविधान संशोधन अधिनियम। बासठवें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आपकी मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये सवाल भी कई बार पूछे हैं कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। तो आपको याद रखना होगा कि 1988 ईस्वी में 62वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ, क्योंकि कई सवाल इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसलिए हर पॉइंट को जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ से दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे कह रहा है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब यहाँ से क्रांति से रिलेटेड कई सवाल आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हरित क्रांति जो है दोस्तों वो खाद्य और अनाज उत्पादन से रिलेटेड है। अब यहाँ से तो इसके करेक्ट आंसर हमें मिल गया है कि हरित क्रांति जो है वो खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। लेकिन फिर यहाँ से एक सवाल और उठता है कि जो भी यहाँ पे और भी उत्पादन दिए गए हैं इसका थोड़ा सा वर्णन कर दिए। अब यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा देखेंगे मछली उत्पादन। मछली उत्पादन जो है वो नीली क्रांति से संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नीली क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो नीली क्रांति से आप मछली उत्पादन से समझेंगे बात को। दूध उत्पादन, दूध उत्पादन किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति से। दूध उत्पादन का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। दूध उत्पादन कह लें या श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है बर्गिश कुरियन को। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। बर्गिश कुरियन, यानी बर्गिश कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तेल और बीज उत्पादन, तो तेल और बीज उत्पादन को कहा जाता है पीली क्रांति। तेल और बीज उत्पादन जो होगा वो पीली क्रांति के अंतर्गत आएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से सारा कुछ मेंशन हुआ। मछली उत्पादन यानी नीली क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, और इसके जनक जरूर याद रखेंगे बर्गिश कुरियन। यहाँ से हमें पूछा गया था हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है। खाद्य और अनाज उत्पादन से। फिर आपसे पूछ देगा अगर कभी पीली क्रांति, तो पीली क्रांति आपको तेल और बीज उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ से दोस्तों आपसे कह रहा है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। ये भी सवाल कई बार आए हैं। तो पूना समझौता जो है वो 1932 ईस्वी में आपको हस्ताक्षरित किए गए थे। अब यहाँ से पूछा जाता है कि पूना समझौता जो है वो किनके बीच हुआ था। तो पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में हुआ था। गांधी जी एवं अम्बेडकर साहब के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल भी कई बार आए हैं कि पूना समझौता जो है कब हुआ था। तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। फिर सवाल पूछे जाते हैं कि कब और किन के बीच हुआ था। तो किन के बीच हुआ था। तो गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था पूना समझौता। एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ से, यरवदा सेंट्रल जेल में। ये आपको पुणे में ही है। तो पुणे का यरवदा सेंट्रल जेल, और इसी जेल में पूना समझौता हुआ था गांधी जी एवं अम्बेडकर साहब के बीच में। और ये कब हुआ था। तो ये आपको हुए थे 1932 ईस्वी में। स्थान पूछेगा तो स्थान है पुणे का यरवदा सेंट्रल जेल। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। लेकिन अगर डिटेल यहाँ पे पूछा जाएगा तो 1932, तो ऑप्शन सब में 1932 रहेगा। तो डेट आपका वहाँ पे अलग अलग रहेगा। तो डेट आपके हो जाएंगे 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। इसका फुल तारीख है, फुल डेट है कि पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको जानना काफ़ी अहम है, क्योंकि किसी भी पॉइंट को उठा के पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, वो पूछ रहा है आपसे प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो उस टाइम बंगाल के जो शासक थे वो सिराजुद्दौला थे। यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो है सिराजुद्दौला। अब पूछता है कि ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, ये आपके हो गए थे 23 जून 1757 को
ये प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसका परिणाम क्या हुआ था दोस्तों, इसका जो परिणाम निकला था, जो रिजल्ट निकला था प्लासी का युद्ध का, इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। सिराजुद्दौला ये क्या हुए थे, इनकी पराजय हो गई थी, इनकी हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला सवाल है, वो अगला सवाल हम देखेंगे क्या कहता है। अगला सवाल बहुत ही आसान सा, और यहाँ से फुल फॉर्म जानना चाह रहा है वो आपसे कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। तो ईवीएम का जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सारे बच्चों को ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ फिर अगला सवाल है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक वर्कशीट का एक संग्रह होता है। ये आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है, इसका सिर्फ जो आंसर है वो याद रखना होगा आपको कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक जो है वो वर्कशीट का एक संग्रह होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक अच्छा सा सवाल है, कह रहा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो राकेश शर्मा थे। अब यहाँ से पूछा जाता है कि राकेश शर्मा थे, लेकिन इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा कब की थी। तो इसका जो डेट था वो दोस्तों 2 अप्रैल 1984 ईस्वी को इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और ये अकेले नहीं गए थे दोस्तों, ये 3 सोवियत साथियों के साथ गए थे। 3 सोवियत साथियों के साथ गए थे। राकेश शर्मा भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। और ये कब गए थे, तो 2 अप्रैल 1984 ईस्वी को 3 सोवियत साथियों के साथ गए थे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला जो सवाल है वो कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। ये आप याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पे इससे कई बार सवाल आए हैं दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। और ये जो है वो कलकत्ता में हुआ था। यह स्थान जो था वो कोलकाता था, यानी कलकत्ता आप कह सकते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। ये भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। विलियम जोन्स, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने कलकत्ता में किया था। और वो कब किया था, तो 1784 ईस्वी में किया था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ से जो दोस्तों एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे से संबंधित है। तो ये आपके करेक्ट आंसर है मूलभूत नागरिक सुविधाएं। ठीक है, अगला जो सवाल है दोस्तों वो है हमारा कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो हमारा सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा यानी मिल्की वे का एक पार्ट है। ठीक है, ये आसान से सवाल थे, बहुत सारे लोगों को ये मालूम है। एक जो सवाल है वो दोस्तों यहाँ से कई बार ये सवाल रिपीटेड किए जाते हैं कि रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है। तो रायसीना हिल्स जो है वो भारत का राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना हिल्स पे ही स्थित है। यानी आपको कहना होगा कि रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पे स्थित है, यानी राष्ट्रपति का जो भवन है वो रायसीना हिल्स पे ही स्थित है। ठीक है, अगला जो सवाल है वो भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये थे आपके मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को 24 दिसंबर 2014 को भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया था। अगला जो सवाल है दोस्तों वो यहाँ पे है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। थायरॉक्सिन की जो संश्लेषण के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो तत्व है आपके आयोडीन। आयोडीन ही जो है वो इस सवाल के करेक्ट जवाब है दोस्तों, कि आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व हैं। फिर अगला जो सवाल है वो कहता है प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। इसके करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे 0, यानी प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। यहाँ से जो एक अच्छे से सवाल निकल कर आते हैं वो हैं कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीना वादक भी था। यानी गुप्त साम्राज्य के जितने भी राजा गुजरे उसमें से एक ऐसे राजा थे जो बीना वादक बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। वो थे हमारे समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त ही एक ऐसे गुप्त साम्राज्य के राजा थे जो बीना वादक के अच्छे जानकार थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके समुद्रगुप्त। अब यहाँ से एक चीज़ आता है जो बायोलॉजी से टर्म रिलेटेड टर्म है। इसमें कहा जाता है इकोलॉजी। ये भी कई बार सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? इकोलॉजी जो शब्द है वो अर्नस्ट हेकल ने गढ़ा था। अर्नस्ट हेकल ने गढ़ा था, यानी अर्नस्ट हेकल साहब ने इकोलॉजी शब्द का परिभाषा दिया था। और ये जो इन्होंने दिया था वो 1866 ईस्वी में अर्नस्ट हेकल साहब ने इकोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, तो ईस्वी अगर पूछेगा कि इन्होंने कब दिया था तो 1866 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे कि इकोलॉजी शब्द का जो संज्ञा दिए थे, जो परिभाषा दिए थे, वो अर्नस्ट हेकल साहब ने दिया था। और किस तारीख को दिया था तो 1866 ईस्वी को दिया था। अब यहाँ अगला जो सवाल है वो यहाँ से पूछा जाता है कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे मतलब जो भी वहाँ से कचरा निकलता है अस्पताल से, उसके निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यहाँ से उसके करेक्ट आंसर है भस्मीकरण। या जो भी अस्पताल से कचरा निकलते हैं उसे मट्टी खन करके उसको भस्म कर दीजिए, उसे दबा दीजिए, वही सबसे अच्छा कंडीशन माना जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की तरफ। यहाँ से जो अगला सवाल है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? नेशनल हाईवे यानी NH-37 जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा से होकर जितने भी वन्य जीव के लिए जो है वो खतरा बनी हुई है। तो कौन से जो नेशनल हाईवे दोस्तों वो याद रखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नेशनल हाईवे 37 के तहत खतरा बना हुआ है वहाँ पे। अब यहाँ पे एक करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है कि सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जो है इंटरनेशनल 100वां शतक वो बांग्लादेश से खिलाफ मारा था। अब यहाँ से दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल आप BPSC में इससे पूछे गए थे एक बार कि इनमें से किसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था या कराया था? अब यहाँ से सवाल साफ साफ है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर में किसने करवाया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे जो अगला सवाल है दोस्तों वो आपसे कह रहा है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? अब यहाँ कह रहा है कि आप अगर चांदी का वस्तु रखते हैं तो वायु में कौन सा ऐसा चीज़ मौजूद है जो चांदी का कोई भी धातु रहे या फिर ज्वेलर्स है तो उसको काला कर देता है। किसकी मौजूदगी के कारण? तो वायु में गंधक की मौजूदगी के कारण चांदी का जो कलर होता है वो काला कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से आप भूलेंगे नहीं क्योंकि चांदी का जो भी कलर होता है वो काला हो जाता है कब? जब वायु में गंधक की उपस्थिति होती है तब। एक सवाल जो कई बार पूछे जाते हैं मुख्यालय से संबंधित, यहाँ पे आपसे पूछेगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है पेरिस में। ये नॉर्मल से सवाल है, आपके मुख्यालय जो है वो यूनेस्को को पेरिस में स्थित है। एक जो सवाल यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे कह रहा है FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है? तो ये जो देश माने जाते हैं वो चीन माने जाते हैं। मछली के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान आता है तो वो चीन का आता है। और ये डेटा कब का लिया गया दोस्तों? सोफिया 2020 डेटा ये बताता है कि जो चीन है वो मत्स्य उत्पादन में या मछली के उत्पादन में पहले नंबर पे आता है। अगला जो सवाल है वो आपसे कहा जा रहा है कि नासा के अनुसार पृथ्वी के भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? यानी नासा एक रिजल्ट निकाला था, वो रिजल्ट में उन्होंने माना है कि भारत का जो 30% भूमि है वो वनाच्छादित है, यानी वनों से घिरा हुआ है। यानी 30% जो भाग है उस पर क्या है? वन है, और वो वनों से घिरा हुआ। तो पृथ्वी का जितना भी हिस्सा है उसका 30% हिस्सा जो है वो उस पर वन पाए जाते हैं। अगला जो सवाल है जो कई बार आपसे पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कि इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है अंग्रेज़ों के यानी ब्रिटिश में जो मेंबर थे उनमें ये चुने गए थे और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला जो सवाल है वो है टेलीफोन का आविष्कार। टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था दोस्तों? टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में किया गया था।
और इसका आविष्कार कौन किए थे? ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। इसीलिए हर चीज़ को हम लिखते चल रहे हैं, क्योंकि कई बार आपको आविष्कारक पूछते हैं, कई बार उसका आविष्कार पूछते हैं। जैसा भी पॉलीग्राफी का हमने बताया था आपको आगे कि पॉलीग्राफी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? तो जॉन अगस्टस साहब ने किया था। तो भाई यहाँ पे है कि अब यहाँ पे आविष्कारक नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ये सब पुराने मेथड हो चुके हैं कि आविष्कार और आविष्कारक पूछे जाते हैं। अब यहाँ से उसका थोड़ा सा वास्ट जो रूप है, जो थोड़ा सा टफ लेवल है, वो पूछ रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1876 ईस्वी को। वैसे ही आप याद रखें, वहाँ भी पॉलीग्राफ का जो ये आविष्कार हुआ था वो 1921 ईस्वी में हुआ था। तो पहले ये सवाल पूछे जाते थे इस तरीके से कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो लोग आसानी से जवाब दे देते हैं कि ग्राहम बेल ने। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को टर्न करके कहा है कि टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था, तो अब आपको जवाब देना होगा 1876 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछने का लेवल अब चेंज हो रहा है दोस्तों। अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 77 में कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो आपका है 1995 ईस्वी में। ये सिर्फ आप डेट याद रखिएगा कि भारत सरकार जो थी वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम जो है वो 1995 ईस्वी में उन्होंने शुरुआत की थी। अगला जो सवाल है वो कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है कि कंप्यूटर के एक मेनू में होती है, तो क्या होती है? कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स होती है। ये जवाब आप याद रखेंगे। आपका एक जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये सवाल है कि सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे, ये इसकी घोषणा जो है किन्होंने की थी? तो डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से पूछे गए हैं कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 1 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 111 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, यानी अगर अक्षांश में आप 1 डिग्री जा रहे हैं तो आप रियल में कितना जा रहे हैं? 111 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। यानी 1 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 111 किलोमीटर के बराबर होगा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 111। अब यहाँ से जो है करंट अफेयर पूछे गए हैं कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन जो है वो कौन थे? तो राजीव कुमार थे। ठीक है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी मतलब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही थी उस जानकारी के अनुसार नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? राजीव कुमार थे। तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। अब यहाँ पे जो अगला सवाल है दोस्तों वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है वो 16 मई को मनाया जाता है। ये सब वन लिनियर है, एक एक लाइन का है, वो आपको याद रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल लाइट ईयर्स कब मनाया जाता है? तो वो 16 मई को मनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे सवाल थे जो आपसे पूछे गए थे NTPC 2021 को। तो ये सारे सवाल हमारे GK और GS और करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल थे। फिर हम कभी आपसे मिलेंगे अगले जो पेपर है उस पेपर के साथ, और हम इसका जो मैथ है वो भी पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं और रीजनिंग जो है वो भी पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो देखा जाएगा उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और उतना ही हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो अच्छे तरीके से लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।